17। एक बहुत बड़े नाले में, जिसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ तेज सिंह बैठे हैं। बगल में साधारण सी डोली रखी हुई है, पर्दा उठा हुआ है। एक औरत उसमें बैठी तेज सिंह से बातें कर रही है। यह औरत चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर है। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रखे चंपा भी खड़ी है। महारानी, मैं चुनारगढ़ जाने में राजी नहीं हूँ। मुझको राज्य नहीं चाहिए। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर वे कैद हैं तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। तेज सिंह: नहीं, मैं यह नहीं कहता कि जरूर आप भी उसी कैद खाने में जाइए जिसमें महाराज हैं। आपकी खुशी हो तो चुनारगढ़ जाइए, हम लोग बड़ी हिफाजत से पहुंचा देंगे। कोई जरूरत आपको यहाँ लाने की नहीं थी। ज्योतिषी जी ने कई दफा आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की थी और कहा था कि महाराज की जुदाई में महारानी को बड़ा ही दुख होता होगा। ये जान हम लोग आपको ले आए थे, नहीं तो खाली चंपा को ही छुड़ाने गए थे। अब आप कहिए तो चुनारगढ़ पहुंचा दें, नहीं तो महाराज के पास ले जाएं, क्योंकि सिवाय मेरे और किसी के जरिए आप महाराज के पास नहीं पहुंच सकती, और फिर महाराज क्या जाने कब तक कैद रहें। महारानी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। सचमुच मुझे महाराज से इतनी जल्दी मिलाने वाला और कोई नहीं, जितनी जल्दी तुम मिला सकते हो। अभी मुझको उनके पास पहुंचाओ। देर मत करो। मैं तुम लोगों का बड़ा जस मानूंगी। तेज सिंह, तो इस तरह डोली में आप नहीं जा सकती। मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूं। महारानी, मुझको यह भी मंजूर है, किसी तरह वहां पहुंचाओ। तेज सिंह: अच्छा, तब लीजिए, इस शीशी को सूंघिए। महारानी को अपने पति के साथ बड़ी ही मोहब्बत थी। अगर तेज सिंह उनको कहते कि तुम अपना सिर दे दो, तब महाराज से मुलाकात होगी तो वह उसको भी कबूल कर लेती। महारानी बेखटके शीशी सूंघकर बेहोश हो गईं। ज्योतिषी जी ने कहा, अब इनको ले जाइए, उसी तहखाने में छोड़ाइए। जब तक आप ना आएंगे मैं इसी जगह में रहूंगा। चंपा को भी चाहिए कि विजयगढ़ जाए। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता की खोज में घूम ही रहे हैं, ये क्यों दुख उठाती है? तेज सिंह ने कहा, चंपा, ज्योतिषी जी ठीक कहते हैं, तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी आफत में फंस जाओ। चंपा ने कहा, जब तक कुमारी का पता न लगेगा मैं विजयगढ़ कभी न जाऊंगी। अगर मैं इन बुर्दा फरोशों के हाथ फंसी तो अपनी ही चालाकी से छूट भी गई, आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ न करनी पड़ी। पिग! तेज सिंह ने कहा, तिप्पान, तुम्हारा कहना ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम लोगों ने तुमको छुड़ाया। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए और उन्हीं की उम्मीद में बुर्दा फराशों के डेरे देख डाले। उनको तो न पाया, मगर महारानी और तुम फंसी हुई दिखाई दी। छुड़ाने की फिक्र हुई। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को महारानी को छुड़ाने के लिए कोशिश करते देख हम लोग यह समझकर अलग हो गए कि मेहनत वे लोग करें, मौके में मौका हम लोगों को भी काम करने का मिल ही जाएगा। सो ऐसा ही हुआ भी। तुम अपनी ही चालाकी से छूटकर बाहर निकल गईं। हमने महारानी को गायब किया। खैर, इन सब बातों को जाने दो। तुम ये बताओ कि घर न जाओगी तो क्या करोगी, कहाँ ढूंढोगी? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो कुमारी को खोजकर विजयगढ़ ले जाएं और तुम महीनों तक मारी मारी फिरो। चंपा ने कहा, क्या इसका नाम? मैं एकदम से ऐसी बेवकूफ नहीं, आप बेफिक्र रहें। तेज सिंह को लाचार होकर चंपा को उसकी मर्जी पर छोड़ना पड़ा और ज्योतिषी जी को भी उसी जंगल में छोड़ महारानी की गठरी बांधकर कैद खाने वाले खोह की तरफ रवाना हुए, जिसमें महाराज बंद थे। चंपा भी एक तरफ को रवाना हो गई। बयान 18। तेज सिंह के जाने के बाद ज्योतिषी जी अकेले पड़ गए। सोचने लगे कि रमल के जरिए पता लगाना चाहिए कि चंद्रकांता और चपला कहाँ हैं। बस्ता खोल, पटिया निकाल, रमल फेंक गिनने लगे। घड़ी भर तक खूब गौर किया। यकायक ज्योतिषी जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और होठों पर हंसी आ गई। झटपट रमल और पटिया बांध उसी तहखाने की तरफ दौड़े जहां तेज सिंह महारानी को लिए जा रहे थे। तैयार तो थे ही, दौड़ने में कसर न की। जहां तक बन पड़ा तेजी से दौड़े। तेज सिंह कदम कदम झपटे हुए चले जा रहे थे। लगभग 5 कोस गए होंगे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो ठहरो। फिर के देखा तो ज्योतिषी जगन्नाथ जी बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। ठहर गए। जी में खुटका हुआ कि ये क्यों दौड़े आ रहे हैं। जब पास पहुंचे, इनके चेहरे पर कुछ हंसी देख तेज सिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, क्यों, क्या है जो आप दौड़े आए हैं? ये तो ज्योतिषी जी है क्या? बस हम भी आपके साथ उसी तहखाने में चलेंगे। तेज सिंह, सो क्यों? ज्योतिषी जी, इसका हाल भी वही मालूम होगा, यहां न कहेंगे। तेज सिंह, तो वहां दरवाजे पर पट्टी भी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले ताले का हाल जब से कुमार को धोखा देकर बद्रीनाथ ने मालूम कर लिया, तब से एक और ताला हमने उसमें लगाया है, जो पहले ही से बना हुआ था, मगर आलकस से उसको काम में नहीं लाते थे।
क्योंकि खोलने और बंद करने में जरा देर लगती है। हम यह निश्चय कर चुके हैं कि इस ताले का भेद किसी को न बताएंगे। ज्योतिषी जी, मैं तो अपनी आंखों पर पट्टी न बंधाऊंगा और उस तहखाने में भी जरूर जाऊंगा। तुम झक मारोगे और ले चलोगे। तेज सिंह, वाह क्या खूब, भला कुछ हाल तो मालूम हो। ज्योतिषी जी, हाल क्या, बस पौ 12 है। कुमारी चंद्रकांता को वहीं दिखा दूंगा। तेज सिंह, हाँ सच कहो। ज्योतिषी जी, अगर झूठ निकले तो उसी तहखाने में मुझको हलाल करके मार डालना। तेज सिंह, खूब कही, तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, बहम हत्या तो मेरे सिर चढ़ेगी। ज्योतिषी जी, और इसका भी ढंग मैं बता देता हूं जिसमें तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या न चढ़े। तेज सिंह, वह क्या। ज्योतिषी जी, कुछ मुश्किल नहीं है, पहले मुसलमान कर डालना तब हलाल करना। और ज्योतिषी जी की बात पर तेज सिंह हंस पड़े और बोले, अच्छा भाई चलो, क्या करें, आपका हुक्म मानना भी जरूरी है। दूसरे दिन शाम को ये लोग उस तहखाने के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी के सामने ही तेज सिंह ताला खोलने लगे। पहले उस शेर के मुंह में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाली, इसके बाद दूसरा ताला खोलने लगे। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पत्थर संगमरमर के दीवार के साथ जड़े थे। दाहिनी तरफ के संगमरमर वाले पत्थर पर तेज सिंह ने जोर से लात मारी, साथ ही एक आवाज हुई और वह पत्थर दीवार के अंदर घुसकर जमीन के साथ सट गया। छोटे से हाथ भर के चबूतरे पर एक सांप चक्कर मारे बैठा देखा, जिसकी गर्दन पकड़कर कई दफा पेच की तरह घुमाया। दरवाजा खुल गया। महारानी की गठरी लिए तेज सिंह और ज्योतिषी जी अंदर गए। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। भीतर दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार में एक सुराख हाथ जाने लायक था। उसमें हाथ डाल के तेज सिंह ने कुछ किया जिसका हाल ज्योतिषी जी को मालूम न हो सका। ज्योतिषी जी ने पूछा, इसमें क्या है? तो तेज सिंह ने जवाब दिया, नांगबीरा, इसके भीतर एक किल्ली है जिसके घुमाने से वह पत्थर बंद हो जाता है, जिस पर बाहर मैंने लात मारी और जिसके अंदर सांप दिखाई पड़ा था। इस सुराख से सिर्फ उस पत्थर के बंद करने का काम चलता है, खुल नहीं सकता। खोलते समय इधर भी वही तरकीब करनी पड़ेगी जो दरवाजे के बाहर की गई थी। हम दरवाजा बंद कर ये लोग आगे बढ़े। मैदान में जाकर महारानी की गठरी खोल उन्हें होश में लाए और कहा, हमारे साथ साथ चली आइए, आपको महाराज के पास पहुंचा दें। सर। महारानी इन लोगों के साथ साथ आगे बढ़ी। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, तंपनी बताइए चंद्रकांता कहाँ है? ज्योतिषी जी ने कहा, मैं पहले कभी इसके अंदर आया नहीं जो सब जगह मेरी देखी हूं। आप आगे चलिए, महाराज शिवदत्त को ढूंढिए, चंद्रकांता भी दिखाई दे जाएगी। घूमते फिरते महाराज शिवदत्त को ढूंढते ये लोग उस नाले के पास पहुंचे जिसका हाल पहले भाग में लिख चुके हैं। यकायक सभी की निगाह महाराज शिवदत्त पर पड़ी, जो नाले के उस पार एक पत्थर के ढोंके पर खड़े ऊपर की तरफ मुंह किए कुछ देख रहे थे। महारानी तो महाराज को देख दीवानी सी हो गई। किसी से कुछ न पूछा कि इस नाले में कितना पानी है या उस पार कैसे जाना होगा। झट कूद पड़ी। पानी थोड़ा ही था, पार हो गई और दौड़कर रोती महाराज शिवदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। महाराज ने उठाकर गले से लगा लिया। तब तक तेज सिंह और ज्योतिषी जी भी नाले के पार हो महाराज शिवदत्त के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी को देखते ही महाराज ने पूछा, क्यों से तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम भी तेज सिंह के हाथ फंस गए? ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं, तेज सिंह के हाथ क्यों? हाँ, उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी मंडली में मिला लिया है। अब हम वीरेंद्र सिंह की तरफ हैं, आपसे कुछ वास्ता नहीं। ज्योतिषी जी की बात सुनकर महाराज को बड़ा गुस्सा आया। लाल लाल आंखें कर उनकी तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी ने कहा, अब आप बेफायदा गुस्सा करते हैं, इससे क्या होगा? जहां जी में आया तहां रहे। जो अपनी इज्जत करे उसी के साथ रहना ठीक है। आप खुद सोच लीजिए और याद कीजिए कि मुझको आपने कैसी कैसी कड़ी बातें कही थीं। उस वक्त यह भी ना सोचा कि ब्राह्मण है। अब क्यों मेरी तरफ लाल लाल आंखें करके देखते हैं? ज्योतिषी जी की बातें सुनकर शिवदत्त ने सिर नीचा कर लिया और कुछ जवाब न दिया। इतने में एक बारीक आवाज आई, तेज सिंह। तेज सिंह ने सिर उठाकर उधर देखा जिधर से आवाज आई थी। चंद्रकांता पर नजर पड़ी, जिसे देखते ही इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाय, क्या सूरत हो रही है। सिर के बाल खुले हैं, गुलाब सा मुंह कुम्हला गया, बदन पर मैल चढ़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़ी तेज सिंह पुकार रही है। तेज सिंह उस तरफ दौड़े और चाहा कि पहाड़ पर चढ़कर कुमारी के पास पहुंच जाए, मगर न हो सका। कहीं रास्ता न मिला। बहुत परेशान हुए लेकिन कोई काम न चला। लाचार होकर ऊपर चढ़ने के लिए कमंद फेंकी, मगर वह चौथाई दूर भी न गई। ज्योतिषी जी से कमंद लेकर अपने कमंद में जोड़कर फिर फेंकी, आधी दूर भी न पहुंची।
हर तरह की तरकीबें की मगर कोई मतलब न निकला। लाचार होकर आवाज दी और पूछा, कुमारी आप यहाँ कैसे आई? तेज सिंह की आवाज कुमारी के कान तक बखूबी पहुंची, मगर कुमारी की आवाज जो बहुत ही बारीक थी तेज सिंह के कानों तक पूरी न आई। कुमारी ने कुछ जवाब दिया, साफ साफ तो समझ में ना आया, हाँ इतना समझ पड़ा, किस्मत आए तरह निकालो। हाय हाय कुमारी से अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते। यह सोच तेज सिंह बहुत घबराए, मगर इससे क्या हो सकता था। कुमारी ने कुछ और कहा जो बिल्कुल समझ में ना आया। हाँ ये मालूम हो रहा था कि कोई बोल रहा है। तेज सिंह ने फिर आवाज दी और कहा, आप घबराइए नहीं, कोई तरकीब निकालता हूं जिससे आप नीचे उतर आएं। इसके जवाब में कुमारी मुंह से कुछ न बोली। उसी जगह एक जंगली पेड़ था जिसके पत्ते जरा बड़े और मोटे थे। एक पत्ता तोड़ लिया और एक छोटे नुकीले पत्थर की नोक से उस पत्ते पर कुछ लिखा। अपनी धोती में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ उसमें वह पत्ता और एक छोटा सा पत्थर बांधा, इस अंदाज से फेंका कि नाले के किनारे कुछ जल में गिरा। तेज सिंह ने उसे ढूंढ कर निकाला, गिरह खोली, पत्तों पर गौर से निगाह डाली। लिखा था, तुम जाकर पहले कुमार को यहां ले आओ। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को वह पत्ता दिखलाया और कहा, आप यहां ठहरिए, मैं जाकर कुमार को बुला लाता हूं। तब तक आप भी कोई तरकीब सोचिए जिससे कुमारी नीचे उतर सकें। ज्योतिषी जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूं। इस कैफियत को महारानी ने भी बखूबी देखा, मगर यह जान न सकी कि कुमारी ने पत्तों पर क्या लिखकर फेंका और तेज सिंह कहां चले गए। तो भी महारानी को चंद्रकांता की बेबसी पर रुलाई आ गई और उसी तरफ टकटकी लगाकर देखती रहीं। तेज सिंह वहां से चलकर फाटक खोल खो के बाहर हुए और फिर दोहरा ताला लगा विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बयान 19। जब से कुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ से गायब हुई और महाराज शिवदत्त से लड़ाई लगी, तब से महाराज जय सिंह और महल की औरतें तो उदास थीं ही, उनके सिवाय कुल विजयगढ़ की रियाया भी उदास थी। शहर में गम छाया हुआ था। जब तेज सिंह और ज्योतिषी जी को कुमारी की खोज में भेज वीरेंद्र सिंह लौटकर मई देवी सिंह के विजयगढ़ आए, तब सभी को यह आशा हुई कि राजकुमारी चंद्रकांता भी आती होंगी। लेकिन जब कुमार की जुबानी महाराज जय सिंह ने पूरा हाल सुना तो तबीयत और परेशान हुई। महाराज शिवदत्त के गिरफ्तार होने का हाल सुनकर तो खुशी हुई, मगर जब नाले में से कुमारी का फिर गायब हो जाना सुना तो पूरी नाउम्मीदी हो गई। दीवान हरदयाल सिंह वगैरह ने बहुत समझाया और कहा कि कुमारी अगर पाताल में भी गई होंगी तो तेज सिंह खोज निकालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी महाराज के जी को भरोसा न हुआ। महल में महारानी की हालत तो और भी बुरी थी। खाना पीना बोलना बिल्कुल छूट गया था। सिवाय रोने और कुमारी की याद करने के दूसरा कोई काम न था। कई दिन तक कुमार विजयगढ़ में रहे। बीच में एक दफा नौगढ़ जाकर अपने माता पिता से भी मिलाए, मगर तबीयत उनकी बिल्कुल नहीं लगती थी। जिधर जाते थे उदासी ही दिखाई देती थी। एक दिन रात को कुमार अपने कमरे में सोए हुए थे। दरवाजा बंद था। रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी। चंद्रकांता की जुदाई में पड़े पड़े कुछ सोच रहे थे। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर किसी के बोलने की आहट मालूम पड़ी, बल्कि किसी के मुंह से कुमारी, ऐसा सुनने में आया। छठ पलंग पर से उठ दरवाजे के पास आए और किवाड़ के साथ कान लगा सुनने लगे। इतनी बातें सुनने में आई, मैं सच कहता हूं, तुम मानो चाहे ना मानो, हाँ पहले मुझे जरूर यकीन था कि कुमारी पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का प्रेम सच्चा है, मगर अब मालूम हो गया कि यह सिवाय विजयगढ़ का राज्य चाहने के कुमारी से मोहब्बत नहीं रखते। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो जरूर खोज। इतनी बात सुनी थी कि दरबानों को कुछ चोर की आहट मालूम पड़ी। बातें करना छोड़ पुकार उठे, कौन है? मगर कुछ मालूम न हुआ। बड़ी देर तक कुमार दरवाजे के पास बैठे रहे, परंतु फिर कुछ सुनने में न आया। हाँ इतना मालूम हुआ कि दरबानों में बातचीत हो रही थी। कुमार और भी घबरा उठे। सोचने लगे कि जब दरबानों और सिपाहियों को यह विश्वास है कि कुमार चंद्रकांता के प्रेमी नहीं हैं, तो जरूर महाराज का भी यही ख्याल होगा, बल्कि महल में महारानी भी यही सोचती होगी। अब विजयगढ़ में मेरा रहना ठीक नहीं। नौगढ़ जाने को भी जी नहीं चाहता, क्योंकि वहां जाने से और भी लोगों के जी में बैठ जाएगा कि कुमार की मोहब्बत नकली और झूठी थी। तब कहां जाए, क्या करें? इन्हीं सब बातों को सोचते सवेरा हो गया। आज कुमार ने स्नान पूजा और भोजन से जल्दी ही छुट्टी कर ली। पहर दिन चढ़ा होगा। अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो किले के बाहर निकले। कई आदमी साथ हुए, मगर कुमार के मना करने से रुक गए। लेकिन देवी सिंह ने साथ न छोड़ा। इन्होंने 1000 मना किया पर एक न माना, साथ चले ही गए। कुमार ने इस नियत से घोड़ा तेज किया जिससे देवी सिंह पीछे छूट जाए और इनका भी साथ न रहे, मगर देवी सिंह अय्यारी में कुछ कम न थे।
दौड़ने की आदत भी ज्यादा थी। अस्तु घोड़े का संग न छोड़ा। इसके सिवाय पहाड़ी जंगल की उबड़ खाबड़ जमीन होने के सबब कुमार का घोड़ा भी उतना तेज नहीं जा सकता था जितना कि वे चाहते थे। देवी सिंह बहुत थक गए। कुमार को भी उन पर दया आ गई। जी में सोचने लगे कि यह मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। जब तक इसमें जान है मेरा संग न छोड़ेगा। ऐसे आदमी को जानबूझकर दुख देना मुनासिब नहीं। कोई गैर तो नहीं कि साथ रखने में किसी तरह की कबाहट हो। आखिर कुमार ने घोड़ा रोका और देवी सिंह की तरफ देखकर हंसे। हांफते हांफते देवी सिंह ने कहा, भला कुछ यह भी तो मालूम हो कि आपका इरादा क्या है? कहीं सनक तो नहीं गए? ओ, कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और बोले, अच्छा इस घोड़े को चरने के लिए छोड़ो, फिर हमसे सुनो कि हमारा क्या इरादा है। वो देवी सिंह ने जीनपोश कुमार के लिए बिछाकर घोड़े को चरने के वास्ते छोड़ दिया और उनके पास बैठकर पूछा, अब बताइए आप क्या सोचकर विजयगढ़ से बाहर निकले? इसके जवाब में कुमार ने रात का बिल्कुल किस्सा कह सुनाया और कहा कि कुमारी का पता न लगेगा तो मैं विजयगढ़ या नौगढ़ न जाऊंगा। देवी सिंह ने कहा, यह सोचना बिल्कुल भूल है। हम लोगों से ज्यादा आप क्या पता लगाएंगे? तेज सिंह और ज्योतिषी जी खोजने गए ही हैं। मुझे भी हुक्म हो तो जाऊं। आपके किए कुछ ना होगा। अगर आपको बिना कुमारी का पता लगाए विजयगढ़ जाना पसंद नहीं तो नौगढ़ चलिए, वहां रहिए। जब पता लग जाएगा विजयगढ़ चले जाइएगा। अब आप अपने घर के पास भी आ पहुंचे हैं। कुमार ने सोचकर कहा, यहां से मेरा घर बनिस्बत विजयगढ़ के दूर होगा कि नजदीक? मैं तो बहुत आगे बढ़ाया हूं। देवी सिंह ने कहा, नहीं, आप भूलते हैं। न मालूम किस धुन में आप घोड़ा फेंके चले आए। पूरब पश्चिम का ध्यान तो रहा ही नहीं, मगर मैं खूब जानता हूं कि यहां से नौगढ़ केवल 2 कोस हैं। और वह देखिए, वह बड़ा सा पीपल का पेड़ जो दिखाई देता है वह उस खोह के पास ही है जहां महाराज शिवदत्त कैद हैं। तेज सिंह को आते देखकर हैं, यह तेज सिंह कहां से चले आ रहे हैं? देखिए कुछ न कुछ पता जरूर लगा होगा। तेज सिंह दूर से दिखाई पड़े मगर कुमार से न रहा गया, खुद उनकी तरफ चले। तेज सिंह ने भी इन दोनों को देखा और कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़कर उनके पास पहुंचे। बेसब्री के साथ पहले कुमार ने यही पूछा, क्यों, कुछ पता चला? तेज सिंह, हाँ। कुमार, कहाँ? तेज सिंह, चलिए दिखाई देता हूं। इतना सुनते ही कुमार तेज सिंह से लिपट गए और बड़ी खुशी के साथ बोले, चलो देखें। तेज सिंह, घोड़े पर सवार हो लीजिए। आप घबराते क्यों हैं? मैं तो आप ही को बुलाने जा रहा था, मगर आप यहां आकर क्यों बैठे हैं? कुमार, इसका हाल देवी सिंह से पूछ लेना, पहले वहां तो चलो। देवी सिंह ने घोड़ा तैयार किया। कुमार सवार हो गए। आगे आगे तेज सिंह और देवी सिंह, पीछे पीछे कुमार रवाना हुए और थोड़ी ही देर में खोह के पास जा पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, लीजिए अब आपके सामने ही ताला खोलता हूं, क्या करूं? मगर होशियार रहिएगा, कहीं अय्यार लोग आपको धोखा देकर इसका भी पता न लगा लें। ताला खोला गया और तीनों आदमी अंदर गए। जल्दी जल्दी चलकर उस चश्मे के पास पहुंचे जहां ज्योतिषी जी बैठे हुए थे। उंगली के इशारे से बताकर तेज सिंह ने कहा, देखिए वह ऊपर चंद्रकांता खड़ी हैं। कुमारी चंद्रकांता ऊंची पहाड़ी पर थीं। दूर से कुमार को आते देख मिलने के लिए बहुत घबरा गई। यही कैफियत कुमार की भी थी। रास्ते का ख्याल तो किया नहीं, ऊपर चढ़ने को तैयार हो गए, मगर क्या हो सकता था? तेज सिंह ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? ऊपर जाने के लिए रास्ता होता तो आपको यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी? कुमारी ही को न ले जाते। दोनों की टकटकी बंध गई। कुमार वीरेंद्र सिंह कुमारी को देखने लगे और वह इनको। दोनों ही की आंखों से आंसू की नदी बह चली। कुछ करते नहीं बनता। हाय क्या टेढ़ा मामला है। जिसके वास्ते घर बार छोड़ा, जिसके मिलने की उम्मीद में पहले ही जान से हाथ धो बैठे, जिसके लिए हजारों सिर कटे, जो महीनों से गायब रहकर आज दिखाई पड़ी, उससे मिलना तो दूर रहा, अच्छी तरह बातचीत भी नहीं कर सकते। ऐसे समय में उन दोनों की क्या दशा थी वे ही जानते होंगे। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी की तरफ देखकर पूछा, क्यों, आपने कोई तरकीब सोची? ज्योतिषी जी ने जवाब दिया, अभी तक कोई तरकीब नहीं सूझी, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिना कोई भारी कार्रवाई किए कुमारी का ऊपर से उतरना मुश्किल है। जिस तरह से वे आई हैं उसी तरह से बाहर होंगी। दूसरी तरकीब कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने रमल से भी राय ली थी, वह भी यही कहता है। सो अब जिस तरह हो सके कुमारी से यह पूछें और मालूम करें कि वह किस राह से यहाँ तक आई, तब हम लोग ऊपर चलकर कोई काम करें। यह मामला तिलिस्म का है, खेल नहीं है। तेज सिंह ने इस बात को पसंद किया। कुमारी से पुकार कर कहा, अब घबराई नहीं। जिस तरह से पहले आपने पत्तों पर लिखकर फेंका था उसी तरह अब फिर मुख्तसर में यह लिखकर फेंकिए
कि आप किस राह से वहां पहुंची हैं। बयान 20। चपला तहखाने में उतरी। नीचे एक लंबी चौड़ी कोठरी नजर आई जिसमें चौखट के सिवाय किवाड़ के पल्ले नहीं थे। पहले चपला ने उसे खूब गौर करके देखा, फिर अंदर गई। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही ऊपर वाले चौखटे के बीचों बीच से लोहे का एक तख्ता बड़े जोर के साथ गिर पड़ा। चपला ने चौंक कर पीछे देखा, दरवाजा बंद पाया। सोचने लगी, ये कोठरी है कि मूसेदानी? दरवाजा इसका बिल्कुल चूहेदानी की तौर पर है। अब क्या करें? और कोई रास्ता कहीं जाने का मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता। चपला अंधेरे में चारों तरफ घूमने और टटोलने लगी। घूमते घूमते चपला का पैर एक गड्ढे में जा पड़ा। साथ ही इसके कुछ आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। कोठरी में चांदना भी पहुंच गया। यह वह दरवाजा नहीं था जो पहले बंद हुआ था, बल्कि एक दूसरा ही दरवाजा था। चपला ने पास जाकर देखा, इसमें भी कहीं किवाड़ के पल्ले नहीं दिखाई पड़े। आखिर उस दरवाजे की राह से कोठरी के बाहर हो एक बाग में पहुंची। देखा कि छोटे छोटे फूलों के पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक तरफ से छोटी नहर के जरिए से पानी अंदर पहुंचकर बाग में छिड़काव का काम कर रहा है, मगर क्यारियां इसमें की कोई भी दुरुस्त नहीं है। सामने एक बारहदरी नजर आई। धीरे धीरे घूमती वहां पहुंची। यह बारहदरी बिल्कुल स्याह पत्थर से बनी हुई थी। छत, जमीन, खंबे सब स्याह पत्थर के थे। बीच में संगमरमर के सिंहासन पर हाथ भर का एक सुर्ख चौखूटा पत्थर रखा हुआ था। चपला ने उसे देखा। उस पर यह खुदा हुआ था, यह तिलिस्म है, इसमें फंसने वाला कभी निकल नहीं सकता। हाँ, अगर कोई इसको तोड़े तो सब कैदियों को छुड़ा ले और दौलत भी उसके हाथ लगे। तिलिस्म तोड़ने वाले के बदन में खूब ताकत भी होनी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेफायदा है। चपला को इसे पढ़ने के साथ ही यकीन हो गया कि अब जान गई, जिस राह से मैं आई हूं उस राह से बाहर जाना कभी नहीं हो सकता। कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। बाहर वाले दरवाजे को कमंद से बांधना व्यर्थ हुआ, मगर शायद वह दरवाजा खुला हो जिससे इस बाग में आई हूं। यह सोचकर चपला फिर उसी दरवाजे की तरफ गई, मगर उसका कोई निशान तक नहीं मिला। यह भी नहीं मालूम हुआ कि किस जगह दरवाजा था। फिर लौटकर उसी बारहदरी में पहुंची और सिंहासन के पास गई। जी में आया कि इस पत्थर को उठा लूं, अगर किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिले तो इसको भी साथ लेती जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। पत्थर उठाने के लिए झुकी, मगर उस पर हाथ रखा ही था कि बदन में सनसनाहट पैदा हुई और सिर घूमने लगा, यहां तक कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तक दिन बाकी था चपला बेहोश पड़ी रही। शाम होते होते होश में आई। उठकर नहर के किनारे गई, हाथ मुंह धोए, जी ठिकाने हुआ। उस बाग में अंगूर बहुत लगे हुए थे, मगर उदासी और घबराहट के सबब चपला ने एक दाना भी न खाया। फिर उसी बारहदरी में पहुंची। रात हो गई और धीरे धीरे वह बारहदरी चमकने लगी। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी बारहदरी की चमक भी बढ़ती थी। छत, दीवार, जमीन और खंबे सब चमक रहे थे। कोई जगह उस बारहदरी में ऐसी न थी जो दिखाई न देती हो, बल्कि उसकी चमक से सामने वाला थोड़ा हिस्सा बाग का भी चमक रहा था। ये चमक काहे की है, इसको जानने के लिए चपला ने जमीन, दीवार और खंभों पर हाथ फेरा, मगर कुछ समझ में न आया। ताज्जुब, डर और नाउम्मीदी ने चपला को सोने न दिया। तमाम रात जागते ही बीती। कभी दीवार टटोलती, कभी उस सिंहासन के पास जा उस पत्थर को गौर से देखती जिसके छूने से बेहोश हो गई थी। सवेरा हुआ। चपला फिर बाग में घूमने लगी। उस दीवार के पास पहुंची जिसके नीचे से बाग में नहर आई थी। सोचने लगी, दीवार बहुत चौड़ी नहीं है, नहर का मुंह भी खुला है, इस राह से बाहर हो सकती हूँ। आदमी के जाने लायक रास्ता बखूबी है। बहुत सोचने विचारने के बाद चपला ने वही किया। कपड़े सहित नहर में उतर गई। दीवार से उस तरफ हो जाने के लिए गोता मारा। काम पूरा हो गया, अर्थात उस दीवार के बाहर हो गई। पानी से सिर निकाल कर देखा तो नहर को बाग के भीतर की बनिस्बत चौड़ी पाया। पानी के बाहर निकली और देखा कि दूर सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनके बीचों बीच से यह नहर आई है और दीवार के नीचे से होकर बाग के अंदर गई है। चपला ने अपने कपड़े धूप में सुखाए। अय्यारी का बटुआ भीगा न था, क्योंकि उसका कपड़ा रोगनी था। जब सब तरह से लैस हो चुकी, वहां से सीधे रवाना हुई। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नाला, किनारे पारिजात के पेड़ लगे हुए। पहाड़ के ऊपर किसी तरफ चढ़ने की जगह नहीं, अगर चढ़े भी तो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर उतरना पड़े। चपला नाले के किनारे रवाना हुई। दोपहर दिन चढ़े तक लगभग 3 कोस चली गई। आगे जाने के लिए रास्ता न मिला, क्योंकि सामने से भी एक पहाड़ ने रास्ता रोक रखा था, जिसके ऊपर से गिरने वाला पानी का झरना नीचे नाले में आकर बहता था। पहाड़ी के नीचे एक दालान था, जो अंदाज में 10 गज लंबा और गज भर चौड़ा होगा। गौर के साथ देखने से मालूम होता था कि पहाड़ काट के बनाया गया है। इसके बीचों बीच पत्थर का एक अजदहा अजगर था, जिसका मुंह खुला हुआ था और आदमी उसके पेट में बखूबी जा सकता था।
सामने एक लंबा चौड़ा संगमरमर का साफ चिकना पत्थर भी जमीन पर जमाया हुआ था। अजदहे को देखने के लिए चपला उसके पास गई। संगमरमर के पत्थर पर पैर रखा ही था कि धीरे धीरे अजदहे ने दम खींचना शुरू किया और कुछ ही देर बाद यहाँ तक खींचा कि चपला का पैर न जम सका। वह खींचकर उसके पेट में चली गई, साथ ही बेहोश भी हो गई। जब चपला होश में आई, उसने अपने को एक कोठरी में पाया जो बहुत तंग, सिर्फ 10-12 आदमियों के बैठने लायक होगी। कोठरी के बगल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। चपला थोड़ी देर तक अचंभे में भरी हुई बैठी रही। तरह तरह के ख्याल उसके जी में पैदा होने लगे। अक्ल चकरा गई कि यह क्या मामला है। आखिर चपला ने अपने को संभाला और सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ गई। चाहते ही सीढ़ी का दरवाजा बंद हो गया। नीचे उतरने की जगह न थी। इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सामने एक छोटा सी खोह नजर पड़ी जो बहुत अंधेरी न थी, क्योंकि आगे की तरफ से उसमें रोशनी पहुंच रही थी। चपला लाचार होकर उस खोह में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा दालान मिला। यहाँ पहुंचकर देखा कि कुमारी चंद्रकांता बहुत से बड़े बड़े पत्ते आगे रखे हुए बैठी हैं और पत्तों पर पत्थर की नोक से कुछ लिख रही है। नीचे झांक कर देखा तो बहुत ही ढालवी पहाड़ी, उतरने की जगह नहीं। उसके नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह और ज्योतिषी जी खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कुमारी चंद्रकांता के कान में चपला के पैर की आहट पहुंची। फिर के देखा, पहचानते ही उठ खड़ी हुई और बोली, वाह सखी, खूब पहुंची। देख सब कोई नीचे खड़े हैं। कोई ऐसी तरकीब नजर नहीं आती कि मैं उन तक पहुंचूं। उन लोगों की आवाज मेरे कान तक पहुंचती है, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तेज सिंह ने पूछा है कि तुम किस राह से यहाँ आई हो। उसी का जवाब इस पत्तों पर लिख रही हूँ। इसे नीचे फेंकूंगी। चपला ने पहले खूब ध्यान करके चारों तरफ देखा। नीचे उतरने की कोई तरकीब नजर न आई। तब बोली, कोई जरूरत नहीं है पत्तों पर लिखने की। मैं पुकार के कह देती हूँ। मेरी आवाज वे लोग बखूबी सुनेंगे। पहले ये बताओ, तुमको बगुला निगल गया था या किसी दूसरी राह से आई हो? कुमारी ने कहा, मी, हाँ, मुझको वही बगुला निगल गया था जिसको तुमने उस खंडहर में देखा होगा। शायद तुमको भी वही निगल गया हो। चपला ने कहा, नहीं, मैं दूसरी राह से आई हूँ। पहले उस खंडहर का पता इन लोगों को दे लूं, तब बातें करूं, जिससे ये लोग भी कोई बंदोबस्त हम लोगों के छुड़ाने का करें। जहां तक मैं सोचती हूँ, मालूम होता है कि हम लोग कई दिनों तक यहाँ फंसे रहेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा।